हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 8th हिंदी व्याकरण का हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा था अलंकार, उसके एमसीक्यूज हैं। इनको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आ चुका है अद्भुत बैच। तो जल्द से जल्द इसका एक पार्ट बनिए। लेकिन इसको हम कैसे इसका पार्ट बन सकते हैं, यानी कि इसमें कैसे एनरोलमेंट करा सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिल रही हैं, इन सब की जानकारी के लिए आप नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो फ़ोन उठाइए, कॉल करिए, सारी जानकारी लीजिए और जल्द से जल्द जो है वो आप अद्भुत बैच को ज्वाइन करिए। ऐसा ना हो कि कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपसे कहीं मिस हो जाएं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है अलंकार, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो रेडी होंगे आप अपने पर्सनल टेस्ट के लिए, यानी कि खुद आप सेल्फ असेसमेंट करने जा रहे हैं कि क्या अलंकार हमको समझ में आया या नहीं। तो अभी तक आप एक पेपर और पेन लेकर बैठ चुके होंगे और जितने भी आंसर्स हैं उन सभी को आप मार्क करना। मेरे आंसर देने से पहले आंसर देना शुरू कर दीजिए, जिससे ये रहेगा कि आपको पता कि हम कौन से क्वेश्चन का आंसर सही दे रहे हैं, किसका गलत दे रहे हैं। और जब एंड हो जाएगा हमारा, तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए अभी क्लियर नहीं हो पाई हैं, है ना। तो चलिए शुरू करें। पहला प्रश्न है, अलंकार का अर्थ होता है। अलंकार का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शोभा, आभूषण, सौंदर्य या कविता। तो अलंकार का जो अर्थ होता है वो होते हैं आभूषण। आभूषण अर्थात गहने जो पहने जाते हैं, सुंदरता को बढ़ाने के लिए पहना जाता है। उसी तरह काव्य में अलंकार का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके जिससे काव्य की शोभा बढ़ जाती है ना। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 2। जहां किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अलंकार होता है। जहां एक वर्ण जैसे चा, पा, टा, ना, ये एक एक वर्ण होता है ना, जब इसकी आवृत्ति कई बार होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो जैसे इसका उदाहरण हमने आपको बताया था, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो यहाँ पर आपका क्या है? अनुप्रास अलंकार, क्योंकि चा वर्ण की आवृत्ति है। प्रश्न संख्या 3 है, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। वाक्य में चंद्रमा क्या है? यहाँ पर चंद्रमा की क्या दी जा रही है? उपमा दी जा रही है सीता के मुख के। सीता का मुख कैसा है? वो चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पर चंद्रमा क्या है? उपमेय है, उपमान है, वाचक शब्द है या मूल शब्द है? तो चंद्रमा यहाँ पर होगा उपमान, क्योंकि उसकी समानता दी जा रही है सीता के। क्यों? सीता का मुख उपमेय है और जिसकी समानता दी जाती है वो होता है उपमान। प्रश्न संख्या 4 है, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर देखिएगा, सुबरन को खोजत फिरत, सुबरन, ठीक है, कौन लोग खोज रहे हैं? कवि खोज रहे हैं, व्यभिचारी खोज रहे हैं और जो है चोर खोज रहे हैं। तो यहाँ पर सुबरन से कवि के लिए तात्पर्य है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए है अच्छी स्त्री और सुबरन चोर के लिए है सोना। तो यहाँ पर एक सुबरन शब्द के साथ 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। तो सीधे सीधे ये क्या हो गया? जहां पर एक शब्द से 3 अर्थ या 2 से अधिक शब्द जुड़े हों वहां पर हमारा श्लेष अलंकार होता है। तो सही सीधे सीधे क्या है? श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 5 है, अलंकार के कितने भेद होते हैं? कितने बताए थे हमने अलंकार के? अलंकार के 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्था अलंकार। 1 2 3 5, तो सही है 2 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं? वैसे तो मैंने शब्दालंकार के आपको 4 कराए, लेकिन बेसिकली मैंने आपको शब्दालंकार के 3 भेद कराए थे। कौन कौन से थे? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये शब्दालंकार के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अनुप्रास अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? अब यहां पर पहले हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि ये 4 ऑप्शंस में से अनुप्रास अलंकार का उदाहरण कौन सा है। पहले आते हैं, आए महंत बसंत। यहाँ पर बसंत यानी कि ऋतु को महंत की तरह बताया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है, ये गलत है। दूसरा है, तरिन तनूजा तट तमाल तरुअर बहुछाए।
अब यहाँ पर ता 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 वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अब हमने निकाल तो लिया, लेकिन तब भी अभी आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। तो यहाँ 3 बेर और 3 बेर 2 बार इस्तेमाल हुआ, दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट आते हैं, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी। तो यहाँ फूल सी में आपको क्या बताया गया है, बच्ची को फूल सी बताया गया है, तो ये है आपका उपमा अलंकार, तो ये भी आपका गलत है। तो सही आपका क्या आ रहा है, खा। तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पर ता वर्ण की अवनति के कारण आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम है में अलंकार क्या है, निर्मल तेरा नीर अमृत सम उत्तम, तो यानी कि तुम्हारा जो नीर है अर्थात पानी है वो अमृत के समान है। तो यहाँ सम शब्द लग जाने से कौन सा अलंकार हो गया आपको बताना है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, यमक अलंकार या उपमा अलंकार। तो यहाँ पर हो जाता है उपमा अलंकार, क्योंकि यहाँ समानताएं बताई गई, अमृत जैसा जो है पानी बताया गया है। नेक्स्ट है, मानवीयकरण का उदाहरण किस विकल्प में है। चलिए देखिए मानवीयकरण का कौन सा है चारों में से, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। तो यहाँ पर चंद्र खिलौना में रूपक अलंकार है, ये गलत है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पे रा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ये भी नहीं है, क्योंकि हमें मानवीयकरण अलंकार खोजना है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, तो यहाँ मोती मानस चून में पानी के लिए तीन अर्थ निकल रहे हैं, तो ये तो श्लेष अलंकार हो गया, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। अब पानी क्या, पानी पीने का काम कौन होता है, मनुष्यों द्वारा संपन्न हो रहा है, चुपचाप कौन है, मनुष्य बैठते हैं, यानी कि जो पत्थर जो प्राकृतिक है वो मनुष्य जैसी क्रियाएं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीयकरण अलंकार है। यहाँ पर घा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, धाये काम धाम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी में कौन सा अलंकार है, ध्यान दीजिए आपके सामने है ऑप्शन, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, अनुयोक्ति अलंकार या रूपक अलंकार। अब क्या है, धाये काम धाम सब त्यागी, सारे काम काज और धाम को छोड़ दिया, मनहु रंक निधि लूटन लागी, जैसा लग रहा है रंक जो है वो सारी निधियों को, सारे खजाने को लूट कर लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर मान लो, मनहु शब्द से सीधे सीधे समझ में आ रहा है, सपोज करने के लिए कहा जा रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर आएगा। मैंने आपको पहले बताया था, जहां पर जानो मानो जनहु मनहु ज्यों त्यों जैसे शब्द आएंगे वहां हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ मनहु शब्द देखकर आप तुरंत समझ जाओ कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न संख्या 11 है, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार। यहां पर देखिए क्या है, काली घटा, एक घटा ये, दूसरा घमंड घटा, तो यहां पर 2 बार घटा का इस्तेमाल हुआ है, मगर दोनों बार इस घटा का अंत जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहली काली घटा अर्थात काले बादलों से तात्पर्य, घटा का मतलब बादल से तात्पर्य। घमंड घटा अर्थात यहाँ पर घटने से तात्पर्य, यानी घमंड घटना यानी कि बादलों का छट जाना है। तो यहाँ पर एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ, मगर दोनों ही बार उसका अर्थ अलग अलग था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आपका यमक अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 12 आता है, रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चुनिए। अनुप्रास, अतिशयोक्ति या यमक। तो यहाँ पर रा वर्ण की अवनति होने के कारण यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार होगा, क्योंकि देखिए हर शब्द में की शुरुआत रा से हो रही है, रघुपति राघव राजा राम, तो ये क्या हो गया, आपका अनुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इस पंक्ति में कौन सा है, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए यहाँ पर पहली चीज है माँ वर्ण की आवृत्ति, इसलिए आप कह सकते हो अनुप्रास अलंकार है। 2 बार एक ही शब्द यूज हो रहा है, मधुर मधुर, यहाँ पर यमक भी बोल सकते हो। 2 शब्द भी इस्तेमाल, तो यहाँ पर सीधे सीधे पुनरुक्ति प्रकाश मैंने इसीलिए आपको बताया था,
जो शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं है, लेकिन तब भी मैंने चीज आपको बता दी। कारण ये था कि जहां पर एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल हो लेकिन दोनों ही बार उसका अर्थ एक ही हो तो वहां पुनरुक्ति प्रकाश है। यहां पर इन दोनों का अर्थ एक है इसलिए पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन जब दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग होता तो यमक होता। तो यहां पर सही सीधा आपका क्या है, ये एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न संख्या 14 है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का सही विकल्प है यमक अलंकार, रूपक अलंकार या उपमा अलंकार। अब यहां पर चंद्र खिलौना, यहां चंद्रमा को खिलौना ही बता दिया गया है। यहां चंद्र जैसा खिलौना नहीं है, उन्होंने बोला चंद्र खिलौना, यानी कि ये चंद्रमा ही मुझे खिलौने के रूप में चाहिए। चंद्रमा जैसा खिलौना नहीं चाहिए, चंद्रमा ही चाहिए। तो उस कंडीशन में हम इसे क्या लिख देंगे, रूपक अलंकार होगा। यहां पर क्या होगा, रूपक अलंकार। प्रश्न संख्या 15 है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो यहाँ क्या है, कौन सा अलंकार है, यमक, श्लेष या रूपक। तो यहाँ सिंपल जो आप देख रहे हो बीती विभावरी जागरी, यहाँ अंबर पनघट में, एक तो अंबर पनघट में और तारा घट में, यहां पर सीधे सीधे रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार, क्योंकि इन दोनों के बीच समानता बतानी, यानी कि अंबर को ही पनघट बता दिया है और तारा को जो है वो क्या बताया, घट में डूबते हुए बताया। तो यहां पर ये रूपक अलंकार है। नेक्स्ट आते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरणें। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को बताइए। यहां चा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, चारु चंद्र चंचल, तो चा वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां पर कौन सा है, अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है, पानी परात को हाथ छुयो नाही नैनन के जल सो पग धोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले विकल्प पढ़ लेते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार या श्लेष अलंकार। यहां पर श्री कृष्ण जब सुदामा से मिले तो सुदामा की दीन दशा को देखकर वो बहुत भावुक हो गए। उन्हें बैठाकर उनके पैर धोने के लिए पानी का परात मंगाया, लेकिन वो पानी को हाथ तक नहीं लगाया और आपने आंसुओं के जल से उनके पैर को धो दिया। यहाँ पर उनके भावों की बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति बताई गई है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण की बड़ाई करते हुए बात को कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। प्रश्न संख्या 18 है, नभमंडल छाया मरुस्थल सा। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या दिया है, नभमंडल छाया मरुस्थलता। तो नभमंडल जो है वो किस तरीके से, मरुस्थल सा छाया, सन्नाटा है अर्थात तारे नहीं। तो यहां पर मरुस्थल सा में आपका उपमा अलंकार है। श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या अनुप्रास अलंकार। तो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, उपमा अलंकार निकल कर आ रहा है। प्रश्न संख्या 20 है, मृदु मंद मंद मंथर मंथर। इस पंक्ति में अनुप्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चयन कीजिए। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या रूपक अलंकार। अब देखिए यहां पर जो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, यहां मां वर्ण की आवृत्ति के कारण यहां अनुप्रास अलंकार हो रहा है। मंद मंद और मंथर मंथर में जो है वो पुनरुक्ति प्रकाश का है। तो अब इस कंडीशन में आप कौन सा लगाओगे, देखिए जहां दो अलंकार एक साथ हो तो जैसे पुनरुक्ति प्रकाश है ये सेकेंडरी में चला जाएगा, तो प्राइमरी आपका क्या आ जाएगा, अनुप्रास अलंकार। तो यहां पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार बहुत सारी पंक्तियों में हो जाता है, तो अगर वहां उस पंक्ति में दो अलंकार हैं तो हमेशा पुनरुक्ति प्रकाश को हम हटा देते हैं। हम जो उसके बाद जो दूसरा अलंकार हमारे पास में आ रहा है हम उसको पहले मार्क करते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, हरिपद के कोमल कमल से। इसमें से कौन सा अलंकार है, हरिपद। हरिपद मतलब जो श्री कृष्ण के पैर हैं वो कोमल हैं, किसके समान, कमल के समान है, कमल से है। तो यहां पर समानता दिखाई जा रही है, तुलना करी जा रही, समानता दिखाई जा रही है। तो जहां समानता दिखाते हैं वहां क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। यहाँ क्या दिया है, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार। तो सही आपका यहाँ क्या दिया है, उपमा अलंकार सही होगा। अब आते हैं प्रश्न संख्या 22, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी।
इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चयन करना है हमें। क्या है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या मानवीयकरण अलंकार। देखिए क्या है, वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा से, यहाँ पर किसी को बताया जा रहा है जो इष्ट देव के मंदिर के पूजा के समान लग रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, जहां पर हम समानता बता रहे हैं तो सीधे सीधे वो हो जाएगी आपका उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 23 है, चरण कमल बंदौ हरिराई। अलंकार कौन सा है? यहाँ चरण जो है वो कमल के समान बताए गए हैं। ठीक है, श्री कृष्ण के चरण जो हैं वो कमल के समान बताए जा रहे हैं, लेकिन वो समानता बताने वाला शब्द गायब है। तो यहाँ पर चरण को जो है वो कमल जैसा ही बता दिया, जैसे कमल, उनका जो पैर है वो क्या है, कमल ही है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार या रूपक अलंकार। तो सही ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार, क्योंकि यहाँ पर समानता बताने वाले जो शब्द हैं उनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 है, मेघ आए बड़े बंठन के। इनमें कौन सा अलंकार है? मेघ आए बड़े बंठन के, इसमें अलंकार कौन सा है? अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीयकरण अलंकार, उपमा अलंकार या अनुप्रास अलंकार। अब मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अब यहां पर बनने संवरने और ठनने का काम कौन करता है? वो करता है मनुष्य, लेकिन यहां कौन कर रहा है इस पंक्ति में? मेघ अर्थात बादल। बादल क्या है? प्रकृति। प्रकृति कैसी क्रियाएं कर रहे हैं? मनुष्य जैसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये क्या हो गया? मानवीय, यानी कि यहां पर हमने प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया है, तो यहां पर हो गया मानवीयकरण अलंकार। प्रश्न संख्या 25 है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मानव नील मणि शैल पर आपहु परे प्रभात। अब क्या है, श्री कृष्ण जी सोए हुए हैं और पीले वस्त्र धारण किए हैं, तो उस पीले वस्त्र की चमक उनके चेहरे पर आ रही है। तो कवि क्या कहते हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि नीलमणि जो पर्वत है उसके ऊपर सुबह के सूर्य का प्रभात पड़ रहा हो। तो यहां पर मान लो ऐसी बात कही गई है, तो जहां पर मान लो बात कही, सीधे सीधे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। तो सही क्या है, देखिए, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार या उपमा अलंकार। तो इस जगह कौन सा अलंकार हो जाता है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न संख्या 26 है, मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। अलंकार बताइए क्या है? मुख बाल रवि सम, क्या है? रवि सम होकर ज्वाला सा बोधित हुआ। यहां पर क्या है? मुख बाल, यानी कि किसी बच्चे का जो मुख है वो रवि के समान लाल हुआ, रवि के समान लाल हुआ, यानी कि सूरज के समान लाल हुआ कर ज्वाला सा बोधित हुआ। ज्वाला सा यानी कि ये अग्नि के समान बोधित हुआ। तो यहाँ पर जो बच्चा है उसका मुख जो है वो सूर्य के समान लाल होता बताया गया है। तो यहाँ समानता दिखाई जा रही है, इसलिए यहाँ क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। मानवीयकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार या रूपक अलंकार। तो सही ऑप्शन है ये आपका उपमा अलंकार। प्रश्न संख्या 27 है, समय शिला सा जम जाएगा। क्या है? समय शिला सा जम जाएगा। अब यहाँ पर समय को शिला के हिसाब से, जैसे शिला जैसे जमी हुई होती है वैसे समय, यानी कि एक तरीके से समय का ठहरना जो है वो शिला के तरीके से बताया गया है। तो सही यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा। यहाँ शिला सा दिया है, यानी कि शिला के समान जम जाएगा। जैसे शिला ठहरी जाती है वैसे समय ठहर जाएगा। तो यहाँ पर उपमा समानता बताने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 28 है, मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चुनिए। सबसे पहले विकल्प देखिए, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार या मानवीयकरण अलंकार। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ कलियां में जो है वो दो रूप निकल के आते हैं। एक तो फूल के खिलने से पहले की जो दशा होती है वो, और दूसरा यहाँ पर जो है वो नवयुवतियों की तुलना की गई है। तो सही यहाँ पर क्या है? एक शब्द के साथ दो अर्थ चिपके हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। क्या होगा? श्लेष अलंकार। प्रश्न संख्या 29 है, कर का मन का डाल दे मन का फेर। नीचे दिए गए अलंकारों में से अलंकार को पहचान करें। अलंकार क्या है? यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, मानवीयकरण अलंकार और उपमा अलंकार। तो
तो यहाँ पर आप देख कर का मन का डाल दें, यानी कि हाथ में जो आपके मन का अर्थात मनकों की जो माला है वो डाल दो। मन का फेर, यानी कि तुम मन के लोगों को पढ़ो, उनको पढ़ो, ना कि माला फेरने से आएगा। तो यहाँ पर मन का शब्द 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या होगा, यमक अलंकार होगा। तो सही ऑप्शन आपका है यमक अलंकार। प्रश्न संख्या 30 है, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार के सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। अब क्या था, महाराणा प्रताप जो है वो नदी किनारे खड़े अभी ये सोच ही रहे थे कि भाई ये नदी इतनी चौड़ी है, घोड़ा उस पार कैसे उतरे। वो सोच ही रहे थे, तब तक घोड़ा उस पार उतर गया। अब यहाँ पर सोचने मात्र से पहले घोड़े की प्रतिक्रिया का हो जाना, यहाँ पर घोड़े की बहुत ही बढ़ाई प्रसन्नता जो है, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था, हम सभी को पता है, तो उसकी बहुत ज्यादा जो है बड़ाई करी गई है, उसकी प्रशंसा की गई, उसकी तीव्रता की प्रशंसा, उसकी बहादुरी की प्रशंसा की गई है और इतनी बढ़ा चढ़ाकर कह दी गई कि जो चीज से करी गई वो चीज होना पॉसिबल नहीं। भाई सोच से ज्यादा तेज जो है वो घोड़ा नहीं चल सकता। तो इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात को बोला गया है। तो यहाँ पर हमारे अनुप्रास के ये सभी प्रश्न यहाँ खत्म हुए। अब आप देखिए आपने कितने सही किए या कितने गलत किए, और जो पर्टिकुलर किसी भी अलंकार के अगर गड़बड़ हो रहे हैं आपसे, तो उस अलंकार को एक बार जाके आप पढ़ लो, तो वो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो ये आपका पूरा एक तरीके से हमारा सेल्फ असेसमेंट हो जाता है कि हमने जो टॉपिक पढ़ा है क्या वो हमारे लिए सही था या नहीं था, या जो कुछ भी है हम उसको अच्छे से कर लेते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अच्छे से हमें हर चैप्टर का करना है। तो अभी भी अलंकार में अगर कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है तो जाकर आप दोबारा उसको पढ़ लीजिए और सारे डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो है वो क्लास 6 to 8 के लिए अद्भुत बैच लेकर आ चुका है। तो जल्द से जल्द आपको इस अद्भुत बैच का पार्ट बनना है, क्योंकि इस बैच में आपको जो जो सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट्स हैं आपके लिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत। ये सारे ही सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो ये इनके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट जो हैं आपके CBSE बेस्ड रहेंगे, जितना CBSE का सिलेबस है उन पर बेस्ड रहेगा। इसके अलावा इसमें आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस दिए जाएंगे। पढ़ने के बाद हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं, तो इन सेशंस के ज़रिए हम वो अपने सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम उसी में 1 शॉट रिवीजन कराएंगे, यानी कि जितना भी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, और फिर हम उनके 1 शॉट रिवीजन आपके लिए लेकर आएंगे। इन सारे ही सब्जेक्ट्स के आपको ई-नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऑनलाइन टेस्ट और सॉल्यूशंस होंगे, मतलब आपको ऑनलाइन टेस्ट आपको दिए जाएंगे, आप उनको करिए, फिर उनके हम सॉल्यूशंस भी लेकर आएंगे ताकि आप अच्छे से देख सको कि आपसे मिस्टेक कहाँ हो रही है। फिर उसी हिसाब से हम अपनी बाकी की तैयारी करेंगे, है ना। इसके अलावा आपको माइंड मैप वीडियोस दिए जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा अद्भुत बैच के अंदर। इस बैच की काफ़ी हद तक तो हमने जानकारी दे दी, लेकिन अभी भी कई क्वेश्चन है कि भाई ये बैच हम कैसे ज्वाइन करें, कब से शुरू हो रहा है, क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7049597408। इस नंबर पे आप कॉल करके डायरेक्ट ही सारी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके पास भी सारी जानकारी पहुंच जाएगी। तो जल्द से जल्द इस अद्भुत बैच के बारे में सारी जानकारी एकत्र करिए और जल्द से जल्द इसका हिस्सा बनिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने अगर थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपसे छूट जाएं, है ना। तो जल्द से जल्द इस पूरे बैच का लाभ उठाइए। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया ना कि अभी जब सारी जानकारी लेंगे, इसके अलावा एक बात और है, आपको अभी अगर आप ये बैच का पार्ट बनते हो तो आपको 50% ऑफ मिल रहा है, और अगर आप मैग्नेट 10 कूपन लगा देते हो तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। तो टोटल 60% डिस्काउंट है, इसीलिए बोल रहे हैं जल्द से जल्द फ़ोन करिए, सारी जानकारी लीजिए और 60% ऑफ का फ़ायदा भी उठाइए, है ना। तो जल्दी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।